नमस्कार साथियों, लर्निंग बाजार के इस नए कार्यक्रम टुडे न्यूज एनालिसिस यानी टीएनए में आप सभी का स्वागत है। चर्चा करते हैं कल तक के महत्वपूर्ण घटनाओं का और विश्लेषण करेंगे। देखेंगे कि परीक्षा के संदर्भ में वो कितना उपयोगी है और जो प्रमुख बातें होंगी उन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी इस चैनल पे आमंत्रित करिए। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया, तो ये कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई तो ये 1990 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा ये शुरू किया गया और 1990 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा और 1990 में ये पहली बार लगभग 90 देशों में एक साथ मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को ये मनाया जाता है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो जहां विश्व में 1 करोड़ 1 अरब तक की आबादी पहुंचने में लगभग 100 वर्ष से भी अधिक का समय लगा था, वहीं अगर आज की स्थिति देखें तो ये आंकड़ा लगभग केवल 200 वर्षों में अब इस आंकड़े में 7 गुना की वृद्धि हो गई है। और वैश्विक जीवन काल जो 1990 में लगभग 64.6 वर्ष था, वह अब बढ़कर 72.6 वर्ष हो चुकी है। अगर भारत के संदर्भ में कुछ तथ्यों पर ध्यान दें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की जो 2020 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वर्ष 2011 से 2036 तक के दौरान भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग 152.2 करोड़ होने की उम्मीद है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी अब भारत में होगी। इसके कारण जनसंख्या का घनत्व बनेगा। निश्चित रूप से जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो जनसंख्या का घनत्व बढ़ेगा और प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या 368 से बढ़कर के लगभग 463 होने की उम्मीद है। इस कारण लिंगानुपात में भी वृद्धि होगी और जो 943 से बढ़कर के 952 पहुंचने की उम्मीद है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जनसंख्या दिवस से संबंधित, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बोर्ड के द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो परीक्षा संगम पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा शुरू किया गया है। अगर इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें तो सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के तहत स्टूडेंट्स यानी 10वीं और 12वीं के अपने परिणाम आसानी से जान सकते हैं। इस पोर्टल को लॉन्च करने का मेन उद्देश्य था कि जो भी क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के अलग अलग जगहों में स्कूल्स के अंदर या अलग अलग प्रतिष्ठानों के रूप में उसे स्थापित करेंगे ताकि स्टूडेंट्स अपनी समस्याओं को वहां पे आसानी से निपटारा कर सकते हैं। परीक्षा पोर्टल को 3 अलग अलग अनुभागों में वर्गीकृत किया गया है। परीक्षा पोर्टल को 3 भाग में बांट दिया गया है। पहला भाग जो स्कूल अनुभाग है या जिसे गंगा अनुभाग भी कहते हैं। दूसरा अनुभाग यानी दूसरा कार्यालय जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसे यमुना अनुभाग कहते हैं और तीसरा कार्यालय जो कि प्रधान कार्यालय है जिसे सरस्वती अनुभाग भी कहते हैं। तो ये था आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य बन गया है? प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारत का कौन सा राज्य देश का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में पाया गया कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 13 नए एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं। 13 नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं जिनमें से 6 एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है और 7 एक्सप्रेसवे में काम अभी चालू है। ये 6 एक्सप्रेसवे पे आवाजाही शुरू हो चुकी है जिसमें कि तकरीबन 3200 किलोमीटर की लंबाई अनुमानित की गई है। तो ये था आज का तीसरा प्रश्न। चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ रक्षक प्लस योजना की शुरुआत की है? तो किस बैंक ने भारतीय वायुसेना के साथ रक्षक प्लस योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने
अपनी प्रमुख योजना रक्षक प्लस योजना के तहत भारतीय वायुसेना के साथ एक समझौता किया। इसके तहत अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके तहत 50 लाख का पर्सनल कवर उन लोगों को मिलेगा। और कोई विमान दुर्घटना होती है, कोई बड़ा हादसा होता है, उसके तहत 1 करोड़ का बीमा कवर मिलेगा। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्तिगत दुर्घटना होती है या अस्थायी विकलांगता का कोई घटना होता है, तो उसके तहत 50 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। तो ये था चौथा प्रश्न। चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न, 5वें प्रश्न की ओर। और 5वां प्रश्न है, हाल ही में ओपेक के महासचिव का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से था? तो ओपेक कंट्रीज के बारे में आपने सुना ही होगा, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जिसे ओपेक कंट्रीज कहते हैं, उनका महासचिव का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थे? तो उनका संबंध नाइजीरिया से था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइजीरिया। मोहम्मद सानुसी बरकिंदो उनका नाम था, जो ओपेक के सचिव थे, मोहम्मद सानुसी बरकिंदो, जिनका जन्म 1959 में हुआ था। जिनका जन्म कब हुआ था? 1959 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो पूर्वी नाइजीरिया में हुआ था। और ये पद कब ग्रहण किए थे? तो 2016 में इन्होंने महासचिव का पद ग्रहण किया था, और इसी जुलाई में वो उनका पद समाप्त होने वाला था, उनका कार्यकाल पूरा होने वाला था। अगर ओपेक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें तो ओपेक एक अंतर सरकारी संगठन है, जो वर्ष 1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला, इन प्रमुख देशों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। मेन रूप से इसमें जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, जो ऑयल का उत्पादन करती है, उन सभी देशों का ये एक संगठन है। इसका उद्देश्य है कि विश्व व्यापार में तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके, सुनिश्चित बनी रहे, ताकि बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में कोई ज़्यादा उछाल ना आए, और इस तरह से पूरे विश्व की इकोनॉमी ठीक ठाक चलती रहे, स्थिर बनी रहे। और इसकी मुख्यालय की बात करें तो ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना शहर में है। तो ये थे आज के प्रमुख 5 सवाल। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप चैनल को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी इसमें आमंत्रित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।